Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel, Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class second year Karachi board. Today our subject is biology. The chapter is fourth, which name is reproduction. Okay, this is our first lecture, and the topic on which today we have to discuss, that is male reproductive system. Okay, before I start my topic, there is a little request to you all that if you are new on my teaching YouTube channel, then please do subscribe on the channel and press button of bell icon for latest update. Thanks so much. Moving forward to our topic. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे. जी फ्रेंड्स, जनरली हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ द स्पर्म फॉर्म्ड. ठीक है, कि किस तरह से स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और कहाँ फॉर्म होते हैं, और हमारे मेल के अंदर जो गोनेडल ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं. अब मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गोनेडल ऑर्गन्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो यहाँ पे गोनेडल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव. ठीक है, और ऑर्गन्स का मतलब है ऑर्गन, वो ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में काम आए. ठीक है, वो होते हैं हमारे पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं. ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं ये. ठीक है, एब्डोमेन में पाए जाते हैं. मतलब कि ये जिस तरह से, मतलब कि एक एब्डोमेन में इनकी ओरिजिन होती है, लेकिन ये हैंग होते हैं. हैंग होने की वजह से ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होते हैं. ठीक है, लेकिन जो इनकी ओरिजिनेशन है वो है क्या है, एब्डोमेन में है. जो इनका ओरिजिनल बर्ड है वो कहाँ पे है, एब्डोमेन में. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. और कहाँ पे पाया जाता है, एब्डोमेन में, लंबर जंक्शन में. ओके, आगे लिखा हुआ है कि टेस्टीज आर इनक्लोज्ड विद इन द पाउच नोन एज स्क्रोटम विच हैंग्स आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, अब ये जिस तरह से हमारे पास स्क्रोटल पाउच है, ये क्या है, ये जो हमारे टेस्टीज हैं इसके अंदर हैं. ठीक है, ये इस तरह से हैं, ये हैंग्ड होते हैं. ठीक है, इस तरह से हैंग्ड होते हैं. अब यहाँ पे ये आउटसाइड ऑफ द बॉडीज हैंग होते हैं. ठीक है, इससे डिसेंडेंट ऑफ द टेस्टीज कहा जाता है. ठीक है, स्क्रोटल पाउच में हैंग होने को, टेस्टीज के हैंग होने को क्या कहा जाता है, डिसेंडेंट ऑफ द टेस्टीज. मतलब कि वो एब्डोमेन रीजन से डिसेंडेंट हुए हैं. अब यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं हमारे स्क्रोटल पाउच में. एक का नाम होता है डार्टोस. ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है, ये क्या है, डार्टोस. ठीक है, अब इसका काम क्या होता है. अब पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्क्रोटल पाउच का होना क्यों ज़रूरी था. हमारे टेस्टीज जो हैं वो स्क्रोटल पाउच में क्यों हैं, क्योंकि हमारे स्पर्म जो फॉर्म होते हैं तो उनको टेम्परेचर जो है वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 35 टू 36 होता है. ठीक है, हमारे स्पर्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 35 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अगर इनको ये टेम्परेचर ना मिला, इनसे 36 से बड़ा टेम्परेचर, या 35 ऑप्टिमम से कम हुआ, तो हमारे जो स्पर्म होते हैं डीनेचर्ड हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, अब ये इनकी वजह है कि ये हमारा बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37, और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हुआ, 36 या 35. तो मतलब ये अगर हमारी बॉडी के अंदर होता तो ये हमारे स्पर्म जिस तरह से फॉर्म होते तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, ये वजह एक मेन है. ये सवाल भी आता है, ये क्या है, मेन वजह है कि भाई हमारे जो टेस्टीज हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों हैं. ठीक है, क्योंकि वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है डार्टोस के नीचे, इफ़ द स्क्रोटल टेम्परेचर एक्सीड्स नियर टू द 37.2. अगर स्क्रोटल टेम्परेचर एक्सीड्स, मतलब कि अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 या 36 से एक्सीड करता है. ठीक है, 37.2 जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, नियर टू 37 में आ जाता है, मतलब कि 36 पॉइंट समथिंग जिस तरह से हो गया. ठीक है, तो क्या होता है, डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्रोटल पाउच विच मोर अवे फ्रॉम द बॉडीज डाउनवर्ड्स. अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है हमारे स्क्रोटल पाउच के टेम्परेचर से एक्सीड करता है तो हमारी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर के ऑप्टिमम पे, तो डार्टोस मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे जो पाउच होता है, स्क्रोटल पाउच होता है, वो डाउनवर्ड्स मूव करता है. मतलब कि वो इस तरह से, एक हमारे पाउच है,
अगर यहाँ पे इनका टेम्परेचर एक्सीड हुआ 37.2 तो ये इस तरह से हैंग हो जाएंगे, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा मसल होता है जिसका नाम है क्रीम मास्टर, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस टोटल टेम्परेचर फॉल्स करता है अपने ऑप्टिमम से, ठीक है, 35 या 36 से फॉल करता है अपने ऑप्टिमम से, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कौन सा होता है, वो क्रीम मास्टर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इफ़ द स्क्रोटल टेम्परेचर फॉल्स मच लेसर देन इट्स ऑप्टिमम, क्रीम मास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, स्क्रोटल पाउच विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी। अब ये इस तरह से हमारा स्क्रोटल पाउच था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉस हुआ टेम्परेचर का या डिक्रीज हुआ टेम्परेचर में टू द अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटल पाउच, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये अपवर्ड मूव करेंगे हमारे स्क्रोटल पाउच, ठीक है। इफ़ द स्क्रोटल टेम्परेचर मैचेस द बॉडी ऑप्टिमम इट विल लीड टू मेल इनफर्टाइल, ठीक है। यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिल गया कि मेल इनफर्टिलिटी कब होती है, जब स्क्रोटल पाउच का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के ऑप्टिमम के बराबर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई स्क्रोटल पाउच में क्या क्या होता है। स्क्रोटल पाउच में जो हमारे टेस्टीज़ हैं, टेस्टीज़ के अंदर क्या क्या होता है। अब हम यहाँ पे कुछ क्रॉस करते हैं, मतलब क्रॉस कट कर देते हैं एक चीज़ को, यहाँ से अगर हम कट करें इस एरिया को, कहाँ से, ये कौन सा एरिया है, टेस्टीज़ का मैं बोल रहा हूँ, स्क्रोटल पाउच का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, ये टेस्टीज़ का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे भी मैंने हाफ को शो किया है, हाफ को समझ लें कि ये यही से सेम सेल्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से देखते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्यूब्यूल्स की तरह, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बखूब, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर से वो ट्यूब्यूल्स क्या हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इन ट्यूब्यूल्स के साथ ही एक और भी सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा डॉट डॉट की तरह, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये एक सेल, इसको कहा जाता है लीडिंग सेल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस सेक्शन करें, अगर क्रॉस कट करें सेमिनिफेरियस एरिया के और लीडिंग सेल्स को अगर हम कट करें, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे इनके अंदर क्या क्या है, ठीक है। अभी जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं ये चीज़ है लीडिंग सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इनके अंदर होते हैं 2 कंपार्टमेंट, ठीक है। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक ये होता है बेजल कंपार्टमेंट, यहाँ पे आपको बखूब नज़र आ रहा होगा, मैंने लेबल भी किया हुआ है, ये है बेजल कंपार्टमेंट, ठीक है। और दूसरा कंपार्टमेंट है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। वो जो होता है वो कौन सा होता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन आती है, स्पर्म की फॉर्मेशन आती है, ठीक है। ये रहा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ये मैंने लेबल कर दिया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, सर्टोली सेल्स कौन से हैं, ये वाले, समझ रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है आपको, ये रहे, ठीक है। अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, कुछ इनके बीच में स्पेसेस भी हैं, ठीक है। अब इनके स्पेसेस के बीच में मैंने एक सेल बनाया हुआ है जो कि रेड कलर का है, आपको दिख रहा होगा बखूबी। इन सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और इस स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के नीचे मैंने एक टाइट जंक्शन बनाया है, जो कि किसकी वजह से होता है कि ये स्पर्मेटोगोनिया इस ल्यूमिनल कैविटी के अंदर, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर घिर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको होल्ड करता है, जिसको कहते हैं हम टाइट जंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, इस बेजल कंपार्टमेंट के इनर साइड पे हमारे पास कुछ कैपिलरीज भी होती हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से बनाई हुई हैं, ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब आपको स्ट्रक्चर्स इसके याद होने चाहिए, ठीक है। बाहर लीडिंग सेल्स और उसके बाद बेजल कंपार्टमेंट के अंदर से क्या है, कैपिलरीज हैं कुछ, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज हमारे स्क्रोटल पाउच में कहाँ से आती हैं, थाइमस से आती हैं, ठीक है, जो कि लेग्स, मतलब कि लेग्स का जो हमारा थाइमस मतलब कि होता है, थाइमस नहीं, थाई की मसल्स होते हैं, वहाँ पे कैपिलरीज नेटवर्क होता है, वहाँ से हमारी ब्लड सप्लाई आती है
एब्डोमेन से भी आती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी थाई के मसल्स होते हैं उसमें जो कैपिलरीज होते हैं वो भी कनेक्टेड होती हैं इसमें स्क्रोटल पाउच में, वो भी वहाँ से भी हमारा कैपिलरी नेटवर्क आता है ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बखूबी याद हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम कट सेक्ट करें किसको, अगर हम यहाँ से मैंने जिस तरह से आपको दिखाया है कि यहाँ से हम अगर कट सेक्ट करें तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास आ रहा है, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट का थोड़ा टुकड़ा आ रहा है, और उसके बाद दो सर्टोलिस के बीच, दो सर्टोलिस की वॉल आ रही है, एक ये उसके बीच का एक स्पर्मेटोगोनिया और टाइट जंक्शन और बेसल कंपार्टमेंट और लीडिंग सेल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमने कट किया तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो है ये एक बेसल कंपार्टमेंट की वॉल है, ठीक है। उसके बाहर क्या है, लीडिंग सेल्स है, ये ग्रीन मैंने बना दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं दो, ये कौन सी वॉल्स हैं, ये सर्टोलिस की दो वॉल्स हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने पढ़ा है बचपन से सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में कि जर्म सेल के ऊपर हमेशा होती है मियोसिस, ठीक है। स्पर्म क्या है, बिल्कुल सही आपने बोला, जर्म सेल है। लेकिन यहाँ पे जर्म सेल पे पहली डिवीजन क्या हो रही है, माइटोसिस। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर हम मियोसिस, बस एक एग्जांपल ले, मिसाल लें कि हमने यहाँ पे मियोसिस करी, पहले से एक से कितने बने, दो बने, ठीक है। दो बनेंगे तो वो कौन से होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, वो उनका क्रोमोसोम क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा। वो सेम क्रोमोसोम्स नंबर, उसमें अगर डिवाइड जो सेल होगा उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। अगर एक सेल यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अगर डिवाइड हुआ मियोसिस के मुताबिक, तो यहाँ पे क्या होता कि ये दो सेल्स बनने, ये कौन से सेल बनते हैं, हैप्लॉइड। तो अगर एक यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे शो किया, एक आ रहा है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया टाइट जंक्शन उसको इजाज़त दे रहा है। अगर वो यहाँ पे एक आता और दूसरा वापस ले लेता जगह एक स्पर्मेटोगोनिया की, डिवाइड फिर से वो होता, तो वो फिर से हाफ हो जाता क्रोमोसोम, मतलब कि वो एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती। तो कुदरत ने इसके अंदर कौन सी पहले डिवीजन रखी, माइटोटिक डिवीजन रखी, ठीक है। उसमें क्या हमें फ़ायदा मिला कि भाई उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, ठीक है। क्योंकि पहली मियोसिस डिवीजन में, पहली डिवीजन में कितने सेल्स बनते हैं, दो, तो इसीलिए मैंने पहले आपको यहाँ पे दो सेल्स शो किए हैं, लेकिन बनते कितने, चार हैं, वो मियोटिक डिवीजन 2 के हिसाब से मिलाकर, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे जो मियोसिस डिवीजन डिफाइन करी है, यहाँ पे मियोसिस 1 फेज का डिफाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर्टोलिस के बीच में जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू माइटोसिस, दो सेल्स बनाता है। कौन से होते हैं वो, 2n होते हैं, ठीक है। 2n मतलब डिप्लॉयड होते हैं। अब एक सेल जो होता है वो अपनी जगह लेता है एक अलग, मतलब कि एक पुराने, जिस तरह से हमने पढ़ा है कि सेल थ्योरी की थर्ड पॉइंट है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो डिवाइड हुआ, न्यू सेल्स बन गए। तो ये एक सेल यहाँ पे उसकी जगह ले ली नए स्पर्मेटोगोनिया की, और दूसरा जो सेल है वो यहाँ पे टाइट जंक्शन ने उसको इजाज़त दे दी। अब यहाँ पे जो दूसरी डिवीजन होगी वो क्या होगी, वो मियोसिस होगी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए, एक चीज़ भी इसमें मिस हो गई तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया की डिवीजन हुई एक, ठीक है, उसमें माइटोसिस हुआ, तो एक दो स्पर्मेटोगोनिया बन गए, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया टाइट जंक्शन से नीचे आ गया, एक ने जगह से दूसरी ले ली, मतलब कि एक स्पर्मेटोगोनिया ने अपनी जगह ले ली, ठीक है, पुराने की, ठीक है, ताकि वो फिर से डिवाइड हो, फिर से स्पर्म्स की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिवीजन को कहते हैं फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हुई है मियोसिस फेज 1, मियोसिस की डिवीजन हुई है, ठीक है। माइटोसिस के बाद मियोसिस की डिवीजन हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने, दो सेल्स बने। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस 2 फेज हुआ तो यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है, स्पर्मेटिड्स बने, 4 बने। वो किसकी मदद से बने, मियोसिस फेज 2 से। अब यहाँ पे ये इमेच्योर स्पर्म है, स्पर्मेटिड्स क्या हैं, इमेच्योर स्पर्म है। अब ये मेच्योर होकर बन जाते हैं एक स्पर्म में।
अब यहाँ पे फ़र्क क्या है इसमें? अब इसमें फ़र्क स्पर्मेट्स में ये है और स्पर्म में कि यहाँ पे स्पर्मेट्स में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही साइटोप्लाज्म रिमूव होता है तो हमारे पास बचता है सिर्फ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक मेच्योर स्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म की रिमूवल हो जाती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पर्म का, ठीक है। 3 रीजन होते हैं इसमें, एक हेड, एक नेक, एक टेल। ये हेड है, ये नेक है, ये टेल है। अब हेड में एक बॉडी होती है जिससे कहते हैं हम एक्रोसोम। एक्रोसोम बॉडी एक मतलब कि जो हमारा ओवम होता है, ओवम के ऊपर एक लेयर होती है थीका, वो एक इम्पोर्टेंट मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। उसको कट करने के लिए, उसके अंदर घुसने के लिए इस एक्रोसोम की ज़रूरत होती है, ठीक है, इस शेप की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इस एक्रोसोम में क्या होता है? गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। इस एक्रोसोम में क्या होता है? गोल्जी बॉडीज़। और इस नेक रीजन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और टेल क्या होता है? किसकी वजह से होता है? लोकोमोशन की वजह से, लोकोमोशन की मदद से। लोकोमोशन मिलने के लिए क्या होता है हमारे स्पर्म्स के पास? लोकोमोशन के लिए क्या होता है? टेल होता है, ठीक है। अब कोई भी एनर्जी स्पर्म को मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये स्पर्म बन तो गया, ले ल्यूमन रीजन में पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसको स्टेमुलेट्स कौन कर रहा है? इस प्रोसेस को कौन चला रहा है? जी, तो इस प्रोसेस को रन करने के लिए हमारे पास कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जो कि है GnRH। जी बोलते हैं गोनोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, GN। और R होता है रिलीजिंग, और H होता है हार्मोन। इसको कहते हैं हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसे कहते हैं हम? GnRH को। किसने इसको रिलीज किया है? हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे? ब्रेन में, ठीक है। अब ये ट्रोपिन मतलब होता है कि स्टिम्युलेट करे, ठीक है। वो किसको स्टिम्युलेट करता है? LH हार्मोन को, ठीक है। अब ये LH जो हार्मोन होता है हमारे मतलब कि बॉडीज़ में, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ पे होता है। तो ये करता है स्टिमुलेट किसको? सर्टोलाई सेल्स को। सर्टोलाई सेल्स कौन से होते हैं? ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा है, ठीक है। सर्टोलाई सेल्स क्या करता है? ये फ्रुक्टोज उसके पास होता है। वो फ्रुक्टोज क्या करता है कि वो स्पर्मेटोगोनिया को, जिस तरह से वो डिवाइड होता है पहली डिवीजन से लेकर आखिरी डिवीजन तक, वो नरिशमेंट देता है किसको? स्पर्मेटिड्स को और स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है, नरिशमेंट देता है। अब यहाँ पे एंटीरियर लोब में एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा, इसके एंटीरियर लोब में FSH होता है एक हार्मोन, ठीक है, जिसके कहते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये करता है स्टिमुलाई किसको? एंड्रोजन को। एंड्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है? टेस्टिरोन को। टेस्टिरोन को क्या स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनाओ? स्पर्म्स बनाओ, ठीक है। ये हमारी जो स्टिमुलेशन होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ तक फेज है ना, ये किसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? यहाँ से मैंने आपको बताया कि भाई हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करता है, GnRH स्टिमुलेट करता है LH को, LH साइटोलाई सेल्स को, वो उसके पास फ्रुक्टोज होते हैं, फ्रुक्टोज को नरिशमेंट के लिए काम आते हैं। फिर FSH जो कि एंटीरियर लोब में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसको कहते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो करता है स्टिमुलेट एंड्रोजन को, एंड्रोजन करता है टेस्टिरोन को, ठीक है। टेस्टिरोन फिर वो स्पर्म बनाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे स्पर्म बंद तो हो गए, अब कहाँ जाएंगे? सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास ये टेस्टीज है, उसके बाहर जो होता है ना, वो एक गुच्छा बना होता है जिसे हम कहते हैं एपिडिमाइडस, ठीक है। यहाँ कहते हैं उसको, दूसरा नाम होता है एपिडाइडिमाइडस, तीसरा नाम क्या है उसका? एपिडाइडिमाई, ठीक है। ये तीनों नाम है, इसकी परेशान नहीं है, एक ही चीज़ है, ये परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक डक्ट होता है,
ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे स्क्रोटल पाउच के अंदर टेस्टिस के साथ एक स्ट्रक्चर क्या है, एपिडर्माइडस। ठीक है, एपिडर्माइडस क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म हमारा जो बनता है टेस्टिस के अंदर, इसके अंदर ल्यूमेनल जंक्शन के अंदर, ये यहाँ से स्क्वीज होकर आता है, स्क्वीज आउट होकर यहाँ पे इस जंक्शन में आता है। ठीक है, अब यहाँ से आउट किस तरह से हो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अब वो हम पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है जिसे कहते हैं हम वास डिफेरन। ठीक है, यहाँ जिसे कहते हैं हम डक्टस डिफेरन। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इस जंक्शन पे कुछ आर्टरीज भी हैं, कुछ वेन भी हैं। अब एक है एक स्पर्मेटिक आर्टरी, एक होती है स्पर्मेटिक वेन। अब स्पर्मेटिक आर्टरी क्या होती है, क्या करती है कि वो स्पर्म को लेके जाती है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, और स्पर्मेटिक वेन क्या होती है, वो वापस लेके आती है स्पर्म को, ठीक है, टुवर्ड्स द टेस्टिस, टुवर्ड्स द एपिडर्माइडस। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम क्या है जी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो हमारा वास डिफरेंट है, यहाँ डक्टस डिफरेंट है, उसके साथ ही जो ये ट्यूब एलोंग हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये कर्व है। ठीक है, अब इस कर्व को बोलते हैं हम यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा हमने एक जगह और भी पढ़ा था, जो कि किडनी से एक्सक्रीट हो रहा था यूरिन, और वो एक्सक्रीशन के लिए ब्लेडर में जा रहा था, वो उस जंक्शन को बोल रहे थे हम यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन किडनी से आ रहा था और कहाँ जा रहा था, ब्लेडर के वहाँ, तो उस जंक्शन का बोला था हमने यूरेथ्रा, वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं। ठीक है, वो कौन से ग्लैंड्स हैं, ये कहाँ पे ग्लैंड्स हैं, ये पेनिस के ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक ग्लैंड है, एक वेजिकल्स हैं कुछ, तो पहले तो सेमिनल वेजिकल्स। ठीक है, अब ये वेजल्स क्या करती हैं, ये फ्लूइड देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, किसको, स्पर्म्स को। ठीक है, और उसके बाद है यूरिनरी ब्लेडर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर भी है, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी है, बल्बरस थ्रेल ग्लैंड है, ठीक है, और काउपर्स ग्लैंड है। और ये जो हमारा ये सारे ग्लैंड्स को कहते हैं हम सेमन। ठीक है, और ये सेमन जो होता है वो अल्कालाइन नेचर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर हमारा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, थैंक यू सो मच।